हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में जो है कार्बन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसीलिए जो है हमने इसका एक अलग वीडियो बनाया है ताकि डिटेल से सारी चीज़ों को हम देख सकें। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे रिवीजन कीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन का जो प्रतीक होता है, जो साइन होता है, वो क्या होता है? सी होता है। कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 6 होता है और परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है? 12 होता है। तो 6 दूना 12, ठीक, 2 गुना है एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास। तो इस तरह से भी आप कनेक्ट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कार्बन एक चतुसंयोजक तत्व है यानी कि टेट्रावैलेंट एलिमेंट है कार्बन। और इसके बाहरी कोश में यानी कि आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा यौगिक यानी कि कंपाउंड जो है उसका ये निर्माण करता है कार्बन। और सबसे ज्यादा यौगिक जो है यानी कि कंपाउंड किस एलिमेंट के हैं, किस तत्व के हैं? तो वो कार्बन ही है जिसके सबसे ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं। और इसका रीजन क्या है कि ये जो है सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको डिटेल में और देखिए थोड़ा। इसके कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो ये करता क्या है कि भैया ना तो ये त्याग कर पा रहा है और ना ही ये ग्रहण कर पा रहा है। तो ये बोलता है कि चलो भाई, ना तो हम त्याग कर पा रहे हैं ना ही ग्रहण कर पा रहे हैं, तो आ जाओ हम मिल के जो है बॉन्ड बना लेते हैं, मिल के यौगिक या कंपाउंड बना लेते हैं। और ये जो है मिलकर सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और यही कारण है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड या यौगिक जो है वो कार्बन के हैं। उसके बाद जो है कार्बन के परमाणु यानी कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला लॉन्ग चैन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये नहीं हुआ कि एक बार ही ये जुड़ गया, ये इससे जुड़ा तो इससे भी कोई और जुड़ जाएगा, इससे भी कोई और जुड़ जाएगा, इससे भी कोई और जुड़ जाएगा। तो इसके जो एटम्स हैं, इसके जो परमाणु हैं, वो क्या करते हैं कि लंबा जुड़ के लॉन्ग चेन बनाते हैं। और इसे जो है हम कार्बन का श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन कहते हैं। जो लंबा चैन ये बना पाते हैं ना, इसे हम कैटेनेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कार्बन का श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन के इसी गुण की वजह से इसके यौगिक प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मैंने बता ही दिया कि लॉन्ग चेन बनाते हैं और ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं यानी सहसंयोजक बंध जो है ये बनाते हैं। और ये जो है ब्रांच चैन भी बना सकते हैं, देखिए। और ये जो है लीनियर चैन, सिंगल भी चैन बना सकते हैं और ये रिंग चैन भी बना सकते हैं। तो ये 3 तरह का चैन है जो ये बनाते हैं, ब्रांच चैन, लीनियर चैन और रिंग चैन। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि सहसंयोजक बंध से ही आपस में जुड़े तो रहते हैं, लेकिन वो जो जुड़ते हैं वो कैसे बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो ये 3 तरह के बॉन्ड से जुड़ते हैं। एक तो होता है आपका डबल बॉन्ड, ठीक, ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं जिसे हिंदी में द्विबंध कहते हैं हम। उसके बाद है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़ते हैं और हिंदी में इसे त्रिबंध कहते हैं। और एक है आपका एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से भी ये जुड़ते हैं। तो ये जो कार्बन एटम्स हैं ये 3 तरह से जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद जो है कार्बन के यौगिक यानी कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसका इस्तेमाल हम चिकित्सा में, पदार्थ विज्ञान में, ऊर्जा उत्पादन में और कई अन्य उद्योगों में हम करते हैं। तो कार्बन के यौगिकों का जो है इन सब जगह पे यूज होता है। उसके बाद जो है कार्बन ब्रह्मांड का चौथा सबसे प्रचुर तत्व है, यानी फोर्थ जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है कौन? कार्बन। ध्यान रखिएगा इसको। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये कमेंट करके बताइए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट यानी कि तत्व कौन सा है। आगे देखते हैं हम। आज तक कार्बन के 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ज्यादा यौगिक या हम कह सकते हैं कंपाउंड के बारे में पता चल चुका है। सोचिए कार्बन कितना ज्यादा कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाया है। अभी तक 30 लाख का पता चल चुका है, अभी कितने और हैं पता नहीं। और ऐसा क्यों हो रहा है?
तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से जो है जुड़ते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं इस वजह से। इस फिगर में देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड से कार्बन के एटम से जुड़ा है तो ये इस तरह से हम लिखते हैं, बस एक लाइन होगा। डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल लाइन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 3 लाइन होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के अपरूप। तो इसमें जो है पहला है आपका डायमंड, यानी कि हीरा। तो हीरे के बारे में देखते हैं हम। हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है, यानी कि कार्बन का एक एलोट्रोप्स है। और हीरे में जो है 99.95% जो है कार्बन होता है। और हीरे की जो आपेक्षिक घनत्व यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कितना होता है, 3.51 होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। तो अगर आपने एक बार भी चीज़ों को पढ़ा है तो जब ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है, एलेट्रोप्स है। हीरे में जो है 99.95% कार्बन होता है, और इसका रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व जो है वो कितना होता है, 3.51 होता है। उसके बाद हीरे का जो गलनांक होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। और हीरा जो है वो बिजली और उष्मा यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का संचालन नहीं करता है, यानी कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, कुचालक होता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मजबूती से बंधे होते हैं, और मजबूती से बंधे होने के कारण वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का जो है संचालन नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि हीरा जो है वो बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक होता है बिजली और उष्मा का। आगे है आपका, हीरा जो है पानी और कार्बनिक सॉल्वेंट में अघुलनशील होता है, यानी कि ये घुल नहीं सकता है पानी में और कार्बनिक सॉल्वेंट में। आगे देखते हैं हम। हीरे की जो चमक है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी चमक ज़्यादा होने के कारण इसका इस्तेमाल जो है जवाहरात बनाने में यानी कि ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। और हीरे का इस्तेमाल जो है वो अतिशुद्ध थर्मामीटर बनाने में भी किया जाता है। तो ये इसके इस्तेमाल के बारे में भी सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद जो है हीरा सबसे कठोर धातु होता है, यानी कि हार्डेस्ट एलिमेंट है हीरा। और हीरे का जो वजन है वो कैरेट में मापा जाता है, और एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एक कैरेट में कितना मिलीग्राम पाया जाता है, तो एक कैरेट में 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। उसके बाद जो है हीरे के जो कैरेट वजन है इसकी कीमत तय करने में सबसे अहम पैरामीटर माना जाता है। आपने सुना होगा कि एक कैरेट हीरे का क्या रेट है, 2 कैरेट हीरे का क्या रेट है, तो कैरेट से ही इसकी कीमत तय की जाती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हीरे की कीमत कभी भी डाउन नहीं जाती है। ठीक, हीरे की कीमत जो रहेगी या वही रहेगी या उससे ऊपर जाएगी। हीरे की कीमत कभी नीचे नहीं जाती है। जैसे कि सोना जो है हमारा, उसका कीमत ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, पर ऐसा हीरे में नहीं होता है। हीरे की कीमत नीचे नहीं जाती है, या तो वो स्थिर रहेगी या तो हीरे की कीमत ऊपर जाएगी। आगे देखते हैं हम। अगर हम हीरे को 700 डिग्री पर गर्म करेंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो छोड़ने लगेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हीरे को हम 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो छोड़ेगा। उसके बाद हीरा जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, मैंने बताया आपको हार्डेस्ट एलिमेंट है। तो हीरे का प्रयोग जो है कांच और पत्थर को काटने में भी किया जाता है। अगला जो इलेक्ट्रोप्स है कार्बन का, यानी कार्बन का जो अगला अपरूप है वो कौन है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को काफ़ी मिलते हैं। तो ग्रेफाइट जो है एकमात्र ऐसी अधातु है यानी ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। उसके बाद ग्रेफाइट जो है ये ऊष्मा और विद्युत का यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है। और ये गुड कंडक्टर क्यों होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ये मजबूती से नहीं बंधे होते हैं, और जिसके कारण जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र करते हैं। और इसलिए जो है ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो विद्युत का और आपका उष्मा का अच्छा चालक है, यानी कि गुड कंडक्टर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ये छूने में चिकना होता है और फिसलनदार होता है। और यह जो है गैर ज्वलनशील होता है, यानी कि नॉन फ्लेमेबल होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और यह सामान्य ताप पर बिल्कुल स्थिर रहता है, और रासायनिक रूप से यानी केमिकली जो है ये निष्क्रिय रहता है, यानी कि केमिकली ये इनएक्टिव रहता है।
और जब ये शुद्ध रूप में होता है यानी कि प्योर फॉर्म में जब होता है तो ये गंधहीन होता है, यानी कि स्मेल इससे नहीं आता है। स्वादहीन होता है, यानी इसमें कोई टेस्ट नहीं है। और ये गैर जहरीला होता है, यानी कि ये पॉइजनस भी नहीं है। कब? जब ये शुद्ध रूप में होता है, यानी कि प्योर फॉर्म में होता है। आगे देखते हैं हम। ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण। इन सभी क्षेत्रों में जो है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और ग्रेफाइट को जो है बैटरियों के एनोड बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बैटरियों के एनोड बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो पेंसिल बनाने में भी किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में भी किया जाता है। अगला जो एलोट्रॉप्स है, यानी कि अगला जो अपरूप है कार्बन का, वो है फुलरिन। फुलरिन जो है ये भी एक कार्बन का अपरूप है, और इसमें जो है कार्बन परमाणु यानी कि कार्बन एटम जो हैं वो एकल और दोहरे बंधों से जुड़े होते हैं, यानी कि सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है और ये दो डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आगे है आपका, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो वो हेक्सागोनल होती है। हेक्सागोनल का मतलब होता है कि 6, देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। और मैंने बताया कि एक सिंगल बॉन्ड होता है, उसका दूसरा डबल होता है। फिर ये सिंगल हो गया तो ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो गया तो ये डबल हो जाएगा। तो देखिए बन गया ना, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये 6 है तो ये हेक्सागोनल हो गया। तो ये इसकी आकृति होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद जो है ये दिखता किस तरह का है, तो फुटबॉल की तरह आकार का ये दिखता है। ठीक, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि कार्बन का अपरूप जो फुटबॉल की तरह दिखता है तो वो कौन है, तो फुलरिन है। उसके बाद जो है इसका प्रयोग रिचार्जेबल सेल में किया जाता है, तो इसके प्रयोग को भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन के ये 3 अवरूप थे, 3 एलोट्रॉप्स थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चन जो है एग्जाम में इनसे पूछे ही जाते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में कवर कर दिया है, और पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो से पहले मैंने काफ़ी सारे केमिस्ट्री के वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज़ पसंद आ रही है, उन बच्चों को जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।